अस्सलाम वालेकुम आरिफ साहब, आप आ गए। आरिफ साहब ग्रुप ज्वाइन किया आपने? हेलो आरिफ साहब, इज नॉट हियर, आई थिंक इज नॉट हियर। ओके, ज्वाइन करने देते हैं आरिफ सर। साहब। वालेकुम सलाम, वेलकम आरिफ साहब, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अच्छा अच्छा, बात ये है कि जी आरिफ साहब वो ना ग्रुप के अंदर ना जो है ना लोगों ने अगर ज्यादा भी नॉमिनेशन दे दें तो एक दूसरे को गर्ल्स आप लोग नाम बताया करें, कोई मसला नहीं है। पॉसिबिलिटी हुई तो हम इंक्रीज कर दिया करेंगे, कोई इशू नहीं है ऐसी बात, ठीक है जी। तो अभी जिनके नाम आए हुए हैं उनमें सबसे पहले शाहिदा का नाम आया था, वो मुझे पहले भी कह रही थी काफी अरसे से, उनका एक इंटरव्यू भी नहीं हुआ है। तो शाहिदा, इफ यू आर हेयर, अभी मैंने देखा था आपका सफेद कलर का पंखा ऊपर घूम घूम रहा था, फिर आपने वीडियो ऑफ की थी। तो जनाब आप इस तरह करें कि माइक ऑन करें। जी शाहिदा, आर यू देयर? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। Shaida Hanif, Assalamu alaikum. First of all, congratulations, you have passed the test and Thank you. introduce yourself. Assalamu alaikum, sir. My name is Shahida Hanif. I am from district Didi Khan. I have completed my master's from Ghazi University, Didi Khan, with second position. Currently, I am enrolled in MPhil. My coursework has completed and my thesis in undergrad. Under process. Under Yes, sir. process. Okay. From where you are doing your MPhil? At Applied Economics Research Center, University of Karachi. University of Karachi. Why you have chosen Applied Economic Research Center so far from your home district? बहुत सारे रीजंस हैं सर। यहाँ पे सबसे पहले तो इसकी जो मतलब फेमस इतना ज्यादा था, और यहाँ पे जो मेरे सीनियर्स यहाँ से करके गए हैं, तो उन्होंने जो इन्फॉर्म किया तो मुझे ये ज्यादा बेस्ट लगा, तो इस वजह से। ओके, ठीक है। स्पेशलिटी क्या है आपके इंस्टीट्यूट की जो डिफरेंशिएट करती है बाकी इंस्टीट्यूट से जनूबी पंजाब के? जैसे बहाउद्दीन ज़करिया है, इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर है, और अप्लाइड साइड पे ज्यादा फोकस किया जाता है और प्रैक्टिकल साइड पे ना मतलब उनकी भी काफी इस तरह की टर्म रिपोर्ट्स और इस तरह की एप्लीकेशंस वगैरह कराई जाती हैं जो मैंने मास्टर्स में नहीं की थी, तो अप्लाइड साइड ज्यादा है। ठीक है, ओके। मुझे ये बताएं, आपकी अप्लाइड साइड अच्छी भी होगी, तो ये बताएं, ये क्वेश्चन पहले भी मैं करता रहता हूँ, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की जब हम एस्टिमेशन या कैलकुलेशन करते हैं तो कुछ स्टेप्स होते हैं, क्या क्या चीजें देखनी चाहिए उसको मेजर करने के लिए? सर एक तो बेस ईयर की बास्केट, हम वो देखते हैं बेस ईयर को, और उसके बाद जो है उसमें करंट ईयर की बास्केट। ठीक है, एंड देन हम क्या करते हैं फिर? वेटेड चेंज देखते हैं या बस प्राइस का चेंज देख लेंगे हम? सर मेजर करेंगे ना बास्केट का चेंज हम इस तरह से एवरेज, हम एवरेज चेंज लेते हैं, हम नहीं। वेटेड चेंज लेते हैं सीपीआई में या एवरेज चेंज ले लेते हैं हम? सर एवरेज, आई थिंक सो। अच्छा चलें, मैं आपको एक सिचुएशन देता हूं कि ऐसे हुआ कि जो फूड है मेरी बास्केट में उसकी प्राइस 10% इंक्रीज कर गई है, ठीक है, और जो मैं ले रहा था शेल्टर, हाउसिंग, किराया, उसकी प्राइस 5% राइज कर गई है, और ट्रांसपोर्टेशन की भी 5% राइज कर गई है, ठीक है। तो क्या ये इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है टू कैलकुलेट द इन्फ्लेशन, और इन्फ्लेशन क्या होगा अगर आप इस इंफॉर्मेशन की बेस पे आंसर देना चाहें? ये देखना है कि उस जो हमारे पास एक फिक्स्ड आइटम्स की बास्केट है उसमें कौन कौन से आइटम्स हैं, उन सब की प्राइसेस को हम अंडर कंसीडरेशन लेंगे कि उसमें सपोज यही तीनों चीजें हैं, सपोज करें बास्केट में हैं ये तीनों चीजें, ठीक है। ओके। और आपके 1000 रुपीज थे, आपके पास इनकम थी, और 1000 में से आप जो है ना 600 फूड पे स्पेंड कर रही थी, 200 आपका शेल्टर पे था, 200 आपका जो है ना वो था ट्रांसपोर्टेशन पे। तो मैंने इनकम भी अब आपको बता दी है। तो अब ये बताएं कि 10% फूड महंगा हो गया, 5% ट्रांसपोर्टेशन महंगी हो गई है, 5% आपका महंगा हो गया है जो शेल्टर है, तो इन्फ्लेशन क्या होगा? सर इन सब का हम एवरेज लेंगे ना। अच्छा, एवरेज ले लिया, चलें ले लें, एक रफली कोई एक आइडिया दे दें।
को बेस ईयर की बास्केट के साथ कंपेयर करेंगे कि जो हमने बेस ईयर लिया है उसकी तब प्राइसेस क्या थी और अब जो है क्या है। तभी तो बताई मैंने, परसेंटेज में बता दिया ना कि 10% चेंज हो गई है बेस ईयर से, 5% चेंज हो गई है, दूसरी तीसरी भी 5% चेंज हो गई। तो अब पर मैंने तीनों बास्केट, चीजें जी हैं। सर, बास्केट की जो ओवरऑल है तो हम इसको करंट ईयर डिवाइडेड बाय बेस ईयर फार्मूला से करेंगे इंडेक्स फाइंड करने के लिए। अच्छा ठीक है, ऐसे नहीं होगा। देखें, मैं जिस तरफ लेके जाना चाहता था वो था वेटेड चेंज। अब आपको, आप जितना इनकम का प्रोपोर्शन स्पेंड करेंगे ईच कैटेगरी पे, उस कैटेगरी की प्राइस चेंज को उससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और जैसे कि 20, अगर 10% प्राइस चेंज आई है फूड की, तो आप फूड के ऊपर 60% इनकम स्पेंड कर रहे हैं, तो फूड का 10% मल्टीप्लाई बाय 0.6 होगा। तो फिर आपको पता चलेगा कि कितना कंट्रीब्यूशन आ रहा है इन्फ्लेशन का। अब इन्फ्लेशन आपका हो गया है 6 प्लस 2.5 प्लस 2.5, तो अब इसको ऐड करें तो ये बनता है आपका 11% इन्फ्लेशन टोटल। लेकिन लेजेंड्स जो हैं वो कहेंगे, आपने तो चलो इधर उधर की बातें की हैं, इसलिए इधर उधर की कह रहा हूं कि आप ठीक बता रही हैं बहुत सारी डिफरेंट चीजें, बट वो जो पूछना चाह रहा है वो वेटेड चेंज पूछना चाह रहा है, क्योंकि इन्फ्लेशन एक वेटेड चेंज होती है। एनीवेज, ये मैंने जो ए लेवल की बुक बताई है, चैप्टर नंबर 4 और उसका टॉपिक नंबर 2, पेज नंबर 5 होगा, चैप्टर नंबर 2 का, 4 का, 5 या 6, उस पे इन्फ्लेशन का एक छोटा सा टेबल बना हुआ है। ये बुक में कई दफा शेयर कर चुका हूं मैं ग्रुप में, उसको देखिएगा कि वहां कैसे उसने किया है। एनी हो, ये इतना कोई वो नहीं है, चले फिर भी डिस्कशन होगी। ये बताएं कि क्लासिकल की जो बेसिक अजम्पशंस थी अदर देन फुल एम्प्लॉयमेंट, वो कौन सी हैं? सर क्लासिकल रियल वेरिएबल्स की बात करते थे, प्राइसेस और वेज को फ्लेक्सिबल और सप्लाई साइड इकोनॉमिस्ट से सप्लाई साइड पॉलिसीज पे वो बिलीव करते थे। अच्छा, जबरदस्त, इसका मतलब ये हो नो, गया। ठीक है, तो उनकी एग्रीगेट सप्लाई जो है वो चेंज हो सकती है ना, फिर इसका मतलब है, क्योंकि वो सप्लाई साइडर थे। सर एग्रीगेट सप्लाई का वर्टिकल है, इन द लॉन्ग रन वो शिफ्ट हो सकता है, ठीक है, लेकिन अगर अजम्पशंस वायलेट हो जाएं, तो ये कल भी क्वेश्चन किया था, ठीक है। तो शिफ्ट होगा कब? जब अजम्पशंस वायलेट होंगी। एनीवेज, ये बताएं कि एमपीसी जो है हमारे पास, उसका मल्टीप्लायर के साथ क्या रिलेशनशिप है, सिंपल वर्ड्स में? एमपी का सर पॉजिटिव है। पॉजिटिव है। अच्छा, एमपीटी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू टैक्स का मल्टीप्लायर पे, सॉरी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू टैक्स का एमपीसी पे क्या इफेक्ट होगा? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू टैक्स का, हाँ, एमपीटी अगर इंक्रीज होती है तो उसका एमपीसी पे क्या असर पड़ेगा? तो सर एमपीसी पे, सर अगर एमपीसी, सीसी कम हो जाएगी, देखें, जी सर, आपकी डिस्पोजेबल कम, इनकम कम हो गई तो आपकी एमपीसी भी कम हो गई। इनकम में से जो चेंज आई आधी टैक्स में चली गई तो एमपीसी कम हो जाएगी। जी चलें, सर कम। ये बताएं कि दो मल्टीप्लायर हैं। एक सिचुएशन ऐसी है, मल्टीप्लायर तो आपको पता ही होगा ना क्या होता है। अब जी दो सर, किस्म के मल्टीप्लायर बता रहा हूं मैं आपको। गवर्नमेंट ने 300 मिलियन के टैक्स कम कर दिए, या गवर्नमेंट ने 300 मिलियन की इंजेक्शन की और एक्सपेंडिचर इंक्रीज किए, रोड्स बनाए, वो, ये दोनों में से किसका मल्टीप्लायर इफेक्ट अच्छा होगा? 300 मिलियन के टैक्स कम करना या 300 मिलियन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाना? क्या लॉजिक है, कौन सा मल्टीप्लायर वैल्यू वाइज बड़ा होगा? सर स्पेंडिंग मल्टीप्लेयर्स। वो तो इसलिए आपने कहा ना, क्योंकि गवर्नमेंट टैक्स नेगेटिव होता है। मैंने तो टैक्स कम किए हैं 300, और इधर से 300 गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ाई है, रीजन क्या होगी? तो आपने सर एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी को यूज किया है और दोनों जो को है किया, उधर भी टैक्स कम किया, इधर गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ाई है। दोनों में से कौन सी पॉलिसी अच्छी है और क्यों? पॉलिसी इसलिए अच्छी है स्पेंडिंग कि स्पेंडिंग वाली पॉलिसी अच्छी है क्योंकि उसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी और जो है टैक्सेस कम होने से भी होगी, टैक्सेस कम होने से भी होगी। टैक्स कम हुआ है, इंसेंटिव मिलेगा। एक्चुअली ये है कि जब टैक्स कम होगा ना, तो वो सारा स्पेंड नहीं होगा, ये लॉजिक होती है। और क्योंकि जो आपकी इनकम राइज होगी टैक्स के कम होने से, डिस्पोजेबल इनकम, वो फिर C+S हो जाएगी, वो एमपीएस की तरफ भी चली जाएगी। गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो करेगी वो 300 के 300 स्पेंड हो जाएंगे और इंजेक्ट हो जाएंगे इकोनॉमी में। चलें नेक्स्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे मेरा जो है वो बहुत सिंपल सा है कि IS कर्व की डेफिनेशन क्या है? सर IS कर्व जो है कॉम्बिनेशन है इंटरेस्ट रेट का और इन्वेस्टमेंट और सेविंग का, और जो कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट को और इनकम को शो करता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेविंग और इन्वेस्टमेंट। शायदा बीबी खिचड़ी बनाई वेंदे वे सारी शाइनी, ठीक है इवें नहीं करिंदा। अच्छा गाल ये कि यही भाई भी डेरा गाजी खान तो मेरी डिस्ट्रिक्ट तो कहानी ये देखें आपने बहुत सिंपल जब आपको कहे ना कोई डिफाइन करें, IS curve shows goods market equilibrium. It shows different combination of rate of interest and level of income where savings are equal to investment. That's all. Define mean defined. Define मतलब रट्टा, रट्टा मतलब 200, ये चीज ऐसे है, उसको रट्टा लगाना है, नहीं लगता तो चीजों को मिक्स ना करें, 4-5 चीजें और वो बेचारा खुद ही कंफ्यूज होकर सुनता रहे, क्या बता सारा भी है, चलें कोई मसला नहीं है। अच्छा जी नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है, वो मैं थक गया हूँ। अब आरिफ साहब आपकी तरफ जनाब, आप क्वेश्चन करेंगे। आरिफ साहब 4 क्वेश्चन करेंगे आप, टाइम ओवर हो रहा है। अच्छा, अगर सपोज डेट के इंड्यूस टैक्स हैं, एक साइड पर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा रही है, दूसरी साइड पर टैक्स को बढ़ा रही है, तो नेट इम्पैक्ट क्या आएगा मल्टीप्लायर पे? सर कोई नहीं आएगा, क्योंकि एक्सपेंडिचर्स और टैक्सेस अगर सेम रेट से बढ़ रहे हैं तो। नहीं, मैं लमसम टैक्स की बात नहीं कर रहा, मैं इंड्यूस टैक्स की बात कर रहा हूँ। वो लमसम टैक्स में होता है, उसे बैलेंस मल्टीप्लायर कहते हैं, मैंने इंड्यूस टैक्स की बात की है। सॉरी सर, दोबारा रिपीट करेंगे क्वेश्चन? सपोज दैट के इंड्यूस टैक्स है और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाती है जितना उसने टैक्स इंपोज किया है, तो जो नेट इम्पैक्ट आएगा इकोनॉमी पर वो क्या होगा? सर नेट इम्पैक्ट पॉजिटिव आएगा ऑफ कोर्स। पॉजिटिव तो आएगा, वो कितना होगा? ग्रेटर देन 1 होगा, लेस देन 1 होगा, ग्रेटर देन या इक्वल टू 1 होगा? ग्रेटर देन 1 होगा। क्यों ग्रेटर देन 1 क्यों होगा? और सर इक्वल तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि टैक्सेस और गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंड्यूस्ड है, ऑटोनोमस नहीं है, तो अगर ये लेस देन 1 होगा, क्योंकि जैसे ही आपने गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर बढ़ाया है तो पहले लमसम टैक्स लगा हुआ है, लमसम टैक्स तो आपने पे करना ही करना है। जैसे ही गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर बढ़ाए, लोगों की इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ने की वजह से उसको रिड्यूस टैक्स भी पे करना पड़ेगा, तो जो नेट इम्पैक्ट आएगा मल्टीप्लायर का वो लेस देन 1 होगा। जो मेरा पिछला इंटरव्यू है 430 का, वो एक लड़की ने इंटरव्यू दिया पंजाब यूनिवर्सिटी से, उसने ये जबरदस्त आंसर किया था इसका। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप में क्या डिफरेंस होता है? सर इन्फ्लेशनरी गैप में जो एक्चुअल आउटपुट होती है वो ग्रेटर देन होती है फुल एम्प्लॉयमेंट से, और डिफ्लेशनरी में जो है एक्चुअल आउटपुट इज लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। ओके जी, थैंक यू वेरी मच शायदा, आपने बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट टाइम सेम प्लेस सेम वेन्यू पे, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम बहुत अच्छा इंटरव्यू होगा आपका। ठीक है जी, कॉन्ग्रेचुलेशन, आज के दिन में आपकी सिलेक्ट हो गई हैं। खुशी से भेजना चाहिए भाई सबको, ऐसे ही है ना आरिफ साहब, क्यों टेंशन लेके भेजते हैं आप? बस रट्टा लगाने का टिप बता दें प्लीज। तो ऐसे ही बताना है, लोगों को पढ़ाएं, ग्रुप में जाएं, डिस्कशन ग्रुप में लोगों को अपनी इकोनॉमिक्स को झाड़ें, चैट बॉक्स में बैठ के अभी बताएं, डेफिनेशन याद हो जाएंगी। देखे ना, ये चैट बॉक्स वाले वॉरियर्स जो होते हैं ना, ये कीबोर्ड वॉरियर्स इधर बैठे होते हैं, इंटरव्यू में कभी नहीं आते, इधर चैट बॉक्स में अभी मैंने देखा तकरीबन 50 मैसेज हो गए थे, मैंने कहा हुआ क्या, ये इधर मैसेज कर रहे होते हैं, अपनी नॉलेज को रिमाइंड कर रहे होते हैं, रिकॉल कर रहे होते हैं। तो ग्रुप्स में बैठे 1 घंटा आपस में गर्ल्स बैठे और आपस में एक दूसरे को सुनाया करें। अच्छा जी, दूसरे नंबर पे जिसका नाम आया था जरा देखें जी लिस्ट में व्हाट्सएप की, और माइक ऑन कर लें खुद ही। 1 मिनट में देखता हूं। हुमा नईम, हुमा नईम, मैं लिख भी लेता हूं, चलें। हुमा नईम माइक ऑन करें। जी हुमा नईम, आर यू देयर? देखें जी, हुमा नईम नहीं है तो फिर सोबिया। सर अस्सलाम वालेकुम। कौन है जी? हुमा। हुमा नईम, अच्छा जी, मैंने कहा कि शायद हुमा नईम इज नॉट देयर। अच्छा हुमा नईम, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ।
Assalamu alaikum, sir. My name is Huma Naeem, daughter of Naeem Rahman. I belong to Talagang district, Chakwal. I've done a master's in economics from University of Wa and MPhil economics from Quaid-e-Azam University, Islamabad. I served as CTI economics in Government Associate College for Women, Talagang. ओके, ये बताएं तलागंग की सबसे मशहूर चीज क्या है? तलागंग की सबसे मशहूर चीज यहाँ पर एयर मार्शल नूर खान का गांव है और अच्छा। वैसे भी डिस्ट्रिक्ट ऑफ चकवाल जो है वो लैंड ऑफ आर्मड पर्सन के तौर पे जाना जबरदस्त। जाता है। वेरी गुड। अच्छा ये बताएं तलागंग की ना एक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भी मशहूर है, वो कौन सी है? मूंगफली। हाँ, मूंगफली मशहूर है। चलें जी, ये बताएं कि मूंगफली हम ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं या इंपोर्ट करते हैं? सर इंपोर्ट तो नहीं करते। मजे की बात यह है कि हम मूंगफली ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, और मजे की बात है कहां से इंपोर्ट कर रहे हैं? इंडिया से इंपोर्ट कर रहे हैं। ये अलमिया की बात है, आइडिया था। पता नहीं होता क्या है। ये चलें, ऐसे नहीं तो 50% हमारी जो पीनट है वो इंडिया से आ रही है। एनीवेज, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम यू इज दैट टेल मी व्हाट इज लिक्विडिटी ट्रैप? Liquidity trap is the situation where people hold all cash. क्यों? सर उनको ये फियर होता है कि जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत क्रिटिकल लेवल पर है, तो इसके बाद ये इंक्रीज नहीं होगा, तो वो सारा का सारा जो है वो कैश अपने पास रख लेते हैं, जिसकी वजह से वो खुद ही उस लिक्विडिटी के ट्रैप में फंस जाते हैं। फंस जाते हैं बेचारे। अच्छा ये बताएं, वो बेचारे पहले क्या रख के बैठे थे जो बाद में उन्होंने कैश ले लिया? पहले बॉन्ड्स। क्या रख के बैठे थे? सर बॉन्ड्स। बॉन्ड रख के बैठे थे, ठीक है। अच्छा चलें, ठीक है। इस सिचुएशन में एलएम की क्या पोजीशन होती है? एलएम हॉरिजॉन्टल हो जाता है। एलएम, अच्छा एलएम जब वर्टिकल होता है तो कौन सी पॉलिसी इफेक्टिव होती है, फिस्कल या मॉनेटरी? सर एलएम वर्टिकल क्लासिकल केस में होता है और उसमें फिस्कल तो नहीं हो सकती, उसमें मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिव होती है। ठीक है, क्योंकि चलें। अगर फिस्कल तो वैसे भी नहीं हो सकती। लेकिन अच्छा आप अज्यूम करते हैं, जरूरी नहीं है कि क्लासिकल हम उसको कहेंगे बस ये क्लासिकल ही एलएम है। वो सिचुएशन कभी भी हो सकती है कि हमारा जो बिहेवियर है वो इंटरेस्ट रेट के साथ परफेक्टली इनइलास्टिक हो जाए और हमारी जो मनी डिमांड है वो इंटरेस्ट रेट से अफेक्ट ही ना हो रही हो, ठीक है, कीप इट। लेकिन अब हम अज्यूम कर रहे हैं कि हम क्लासिकल सिस्टम में चले गए। एग्जैक्टली वो जो डायग्राम बनी हुई है वो क्लासिकल की डायग्राम नहीं लिखा उसने कहा एलएम ऐसी सिचुएशन में क्लासिकल में भी होता है। अब मैं कह रहा हूं कि आप एग्जैक्टली क्लासिकल सिचुएशन में चले जाएं और आप मुझे बताएं कि यूर इन क्लासिकल इकोनॉमी, आप बताएं कौन सी पॉलिसी इफेक्टिव है, फिस्कल या मॉनेटरी? सर फिर भी मॉनेटरी पॉलिसी होगी, क्योंकि फिस्कल पॉलिसी में क्राउडिंग आउट हो जाता है इन केस ऑफ वेरी गुड, वर्टिकल। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं ऐसे ही चाहता हूं कि देखें ना, आपको हम जितना भी कंफ्यूज करें, आप पूरी कोशिश करें कि आप लोग जो है गलत जवाब दें जैसे इन्होंने दिया। अब ऐसे है कि देखें, क्लासिकल में ये कहना चाह रही हैं हुमा कि फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिव होगी। इसका मतलब है वो कह रही हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से आउटपुट चेंज हो जाएगी। इसका मतलब है फुल एम्प्लॉयमेंट वायलेट हो जाएगी। फुल एम्प्लॉयमेंट चेंज ही नहीं होती है, ना वहाँ मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिव होगी ना वो फिस्कल पॉलिसी इफेक्टिव होगी। इसलिए मैंने कहा ये चीज भी तो सोचनी है ना कि जब वर्टिकल एलएम ले लिया है तो आउटपुट तो चेंज ही नहीं होगी। इसका मतलब ये हो गया कि हाँ, नॉमिनल जीडीपी चेंज हो सकती है सर, अगर हम हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे नॉमिनल जीडीपी ले लें वो चेंज हो सकती है, रियल जीडीपी नहीं चेंज होगी। तो ये होगा, ठीक है जी। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि हैव यू हर्ड अबाउट पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट? ये सर क्या है? जब सोसाइटी जो है वो ज्यादा सेव करना चाहती है, डिजायर टू सेव मोर विल इवेंचुअली लीड टू द लेस सेविंग इन द सोसाइटी। ठीक है, जबरदस्त, बहुत अच्छी डेफिनेशन। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन मेरी तरफ से है कि केन्स की जो एग्रीगेट डिमांड है वो नेगेटिव स्लोप्ड होती है, वो क्यों होती है? तो केन्स की जो एग्रीगेट डिमांड है वो डिटरमिन होती है एलएम और आईएस के इंटरसेक्शन से। तो प्राइसेस जैसे ही बढ़ेंगी, हाँ नहीं सर सॉरी, ये नहीं,
सुने सुने, ये आप डेरिवेशन बता रही हैं, ये आप ठीक बता रही थी कि वो डिटरमिन होती है ISLM से, और हाईएस्ट शिफ्ट नहीं होता प्राइस के चेंज होने से, LM चेंज होता है, प्राइसेस चेंज होंगी, रियल मनी बैलेंसेस कम होंगे, LM बैकवर्ड शिफ्ट होगा, वो डिटरमिन हो गई। ये आप ठीक बता रही हैं। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ कि एग्रीगेट डिमांड नेगेटिव स्लॉप क्यों होती है? जैसे आप लोगों ने बताया था डिमांड नेगेटिव स्लॉप होती है, प्राइस इफेक्ट, इनकम। यस जी सर, इंटरनेशनल ट्रेड इफेक्ट, इंट्रास्ट रेट इफेक्ट एंड वेल्थ इफेक्ट की वजह से नेगेटिव। ठीक है, इसका मतलब है आप भी चैट बॉक्स देख रही होती हैं साथ साथ। ठीक है, अच्छी बात है। मुझे क्वेश्चन ही पहले समझ नहीं आया था। अच्छा, क्वेश्चन नहीं, चलो ठीक है, मान लेते हैं। अच्छा, तो बात ये है कि ओवर टू आरिफ साहब। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि मल्टीप्लायर और सुपर मल्टीप्लायर में क्या डिफरेंस है? तो मल्टीप्लायर में हम जस्ट जो है वो मल्टी MPC और उसका रिलेशनशिप देख रहे होते हैं मल्टीप्लायर का, जबकि एक्सेल उसमें सुपर मल्टीप्लायर में हम एक्सेलरेटर को भी इंक्लूड कर रहे होते हैं, यानी इसको डिफाइन करें, प्रॉपर डिफाइन करें। in the multiplier, income depends upon investment. Any change in investment will bring the multiple change in national income. और जो एक्सेलरेटर सुपर मल्टीप्लायर है उसमें एक्सेलरेटर आ जाता है। एक्सेलरेटर ये होता है कि एक्सीलरेटर तो कुछ और चीज है। एक्सीलरेटर में तो ये होता है कि आपकी इनकम चेंज होती है, इनकम चेंज होने की वजह से आपकी कंजम्पशन चेंज हो रही होती है, और वो कैपिटल आउटपुट रेशियो पे डिपेंड करता है, फिर उसकी वजह से आपकी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होती है। सुपर मल्टीप्लायर में 1 माइनस, सर सुपर मल्टीप्लायर का जो फॉर्मूला है ना 1 माइनस MPC माइनस जो एक्सेलरेटर है, तो उससे MPC जो मल्टीप्लायर की वैल्यू है वो बढ़ जाती है, सुपर मल्टीप्लायर की वैल्यू बढ़ जाती है। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, थ्रिफ्ट पैराडॉक्स क्या है? जो डिजायर टू सेव मोर विल इवेंचुअली लीड टू द लेस सेविंग इन द सोसाइटी, या एग्रीगेट सेविंग जो है वो कम हो जाती है सोसाइटी के अंदर। तो उससे क्या होता है फिर? तो उससे जो सेविंग कर्व है वो पहले अपवर्ड शिफ्ट होता है, और जिसकी वजह से गैप आ जाता है। लास्ट क्वेश्चन है कि क्लासिकल में और केंद्रीय सिस्टम में रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे डिटरमाइन होता है? तो क्लासिकल में लोनेबल फंड थ्योरी से डिटरमाइन होता है, वेयर सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड इज इक्वल टू द डिमांड फॉर लोनेबल फंड, और केन्जियन में मनी डिमांड और मनी सप्लाई के इंटरसेक्शन के साथ होता है। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, नेक्स्ट अब हमारे पास हैं जी सोबिया। यस सर, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सोबिया, ये बताएं लास्ट, जी जी जी, ये बताएं लास्ट 2 डेज में इंटरव्यू हुआ है या नहीं हुआ है, या कब हुआ है? नहीं, मुझे लगता है नहीं सर, हुआ ही है ना, हुआ ही नहीं। मैं मुझे लग रहा था फर्स्ट में। चलें जी, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अस्सलाम वालेकुम सर, आई एम सोबियन, माय नेम इज सोबियन वास। यस, I belong to district Bihari. I have done MSc Economics from Comstat University in 2017 and MS Economics from Comstat University in 2019. I worked as a CTI in Government Degree College Ludan district Bihari in 2017. ठीक है, 17 ना बताएं, वैसे मैं मशवरा दे रहा हूँ। I have also worked as a CTI in that college, so that कि वो जो इम्पैक्ट है ना, वो उसकी एक्सपायरी डेट ना आ जाए। जो आपने इतना अच्छा इम्पैक्ट दिया, जब आप 17 बताएंगी तो वो तो एक्सपायर हो गया ना। ऐसे मैं कह रहा हूँ, आप उसे ऐसे कहें कि रिसेंट लगे ना। yes. बस आई हैव। अच्छा, ओके, क्वेश्चन नंबर 1 आपसे ये है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इंतहाई आसान सा क्वेश्चन है। ये बताएं, क्लासिकल इकोनॉमी और केन्स की इकोनॉमी में 3 एक डिफरेंस बताएं, क्या है मेन? सर, क्लासिकल इकोनॉमी में जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे होते हैं, और केन्जियन इकोनॉमी में वो कह रहे थे कि इन लॉन्ग रन में जो है फुल एम्प्लॉयमेंट होती है, और इन लॉन्ग रन वी ऑल आर डेड। तो वो क्लासिकल वाले कह रहे होते हैं जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होती है, वहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट होती है, और एक्चुअल GDP पोटेंशियल। 1 मिनट। बट अकॉर्डिंग टू केन्स, जी बोले आप। एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल होते हैं, वहाँ पे लाजमी नहीं होता कि वहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट होती है। तो बाज़ औक़ात फुल एम्प्लॉयमेंट जो अबव होती है उस इक्विलिब्रियम लेवल से, या मतलब डाउनवर्ड, मतलब उससे डाउन होती है, नीचे होती है। और थर्ड डिफरेंस ये होता है वो मतलब वो
सप्लाई साइडर होते हैं, ये डिमांड साइड की बात कर रहे होते हैं। क्लासिकल सप्लाई साइडर और केन्जियन जो है वो डिमांड साइडर। अच्छा ठीक है, ये बताएं कि केन्स की जो मनी डिमांड की थ्योरी है और क्लासिकल की जो मनी डिमांड की थ्योरी है, इसमें डिफरेंस क्या है? सर इसमें जो है वो एक जस्ट स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी का जो है वो डिफरेंस आ रहा होता है। क्लासिकल वाले जो है वो जस्ट ट्रांजैक्टिव और स्पेकुलेटिव की बात कर रहे होते हैं। स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी वो नहीं सर, सॉरी सर, ट्रांजैक्टिव डिमांड फॉर मनी एंड प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी, जबकि केन्जियन वाले जो है ना एक मतलब कंपोनेंट जो है स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी को इंट्रोड्यूस करवाया एक्स्ट्रा, मतलब प्लस प्रिकॉशनरी। अच्छा ये बताएं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड होती है एक चीज, जी सर। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड, हम प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं किसी भी एसेट की? सर हम उसको प्रेजेंट वैल्यू को निकालेंगे हम ना, उस जो फ्यूचर में मिल रही मतलब इनकम मिल रही होती है उसको हम डिस्काउंट कर रहे होते हैं। डिस्काउंट करके आज मतलब प्रेजेंट वैल्यू उसकी मतलब फाइंड आउट कर रहे होते हैं। कोई फार्मूला बता दें, ऐसे सिंपल सा फार्मूला डिस्काउंट का। सपोज $1 है फ्यूचर में मिलने वाली इनकम, उसको फार्मूले को कैसे एलैबोरेट करेंगे? $1 डिवाइडेड बाय, सॉरी सर, उसका फार्मूला क्या होगा? फार्मूला डिस्काउंट करने का फार्मूला क्या होगा? जैसे नेट सर प्रेजेंट डिस्काउंट वैल्यू। करने का फार्मूला जो है हाँ रिटर्न मतलब कैपिटल आर डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर, वो उसके ऊपर पावर आ जाएगी एन। बिल्कुल ठीक है, पावर आ जाएगी n या पावर आ जाएगी t, टाइम पीरियड आ जाएगा ना 1 से n, जो भी होगा ठीक हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है, ये बताएं जनरल इक्विलिब्रियम जो होता है इकोनॉमिक्स में, वो कैसे डिटरमाइन होता है, कहाँ होता है? सर जनरल इक्विलिब्रियम जो इकोनॉमिक्स में मतलब इसमें जो है वो तमाम मार्केट्स जो है वो क्लियर होती हैं सर, मतलब मनी जो है वो एक ही सेम प्राइसेस पे, तो इसके अंदर जो है सर जनरल इक्विलिब्रियम की बात कर कौन से दो कर्व हैं एक दूसरे को काट के गुजर जाते हैं? आज 4:30 बजे कह रही थी एक बच्ची, एक दूसरे को कट करते हैं। ठीक है जी, सर जनरल इक्विलिब्रियम में आईएसएलएम कर्व, जैसे कि हाँ आईएसएलएम हाँ, कर्व जो ISLM फ्रेमवर्क जो है, जी सर। ठीक है, वो जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं जिस पॉइंट पे, वो जनरल इक्विलिब्रियम है ना, जिसपे दो मार्केट आपकी इक्विलिब्रियम में आ गई। ठीक है जी, जी सर। चलें जी, ये भी हो गया। ये बताएं कि ये जो हमारा IS कर्व है, इसकी स्लोप के कौन से फैक्टर्स हैं जो इसकी स्लोप को डिटरमिन करते हैं? सर एक इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट है और दूसरा जो है वो इनकम से सेविंग डिटरमिनेंट होती हैं। तो चलें ओवर टू आरिफ साहब। आरिफ साहब क्वेश्चन करें। अच्छा सोफिया, मैंने सिर्फ आपसे 2 क्वेश्चन करने हैं। पहला आप मुझे ये बताएं कि केनेडियन सिस्टम में जो रेट ऑफ वेजेस की जो डिटर्मिनेशन है वो कैसे होती है? वेजेस की डिटरमिनेंट सर केन्जियन सिस्टम में जो वेजेस डिटरमिनेंट होती है ना, वो एक तो मतलब डिमांड जो है वो उनकी वेजेस एक्सपेक्टेड वेजेस वो ले रहे होते हैं, मतलब सप्लाई मतलब जो है लेबर की जो सप्लाई इज अ फंक्शन ऑफ रेल वेजेस, और लेबर डिमांड जो होगी ना वो लेबर सप्लाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्सपेक्टेड रेलवे और लेबर डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ रेल वेज। ये एक्सपेक्टेड रेलवे से ये किस तरह डिटरमिनेट होती है? सिंपल क्वेश्चन, सिंपल जवाब दें मुझे। सर जहाँ पे लेबर डिमांड लेबर सप्लाई के बराबर होगी। वो तो क्लासिकल में होती है, जी सर। मैं केन्जियन की बात कर रहा हूँ। उनकी बार्गेनिंग पावर से हो रही होती हैं। बार्गेनिंग पावर तो जब होती है ना, जब वो हो बायलैटरल हो यूनियन, उस वक्त हो रही होती हैं, वो तो एक स्पेसिफिक सीन होता है। जी सर। वेजेस कैसे डिटरमिनेंट होती हैं सर? उनकी मतलब ना वो केन्जियन एक बात कर रहा होता है, मतलब वेजेस जो है वो आर रिजिड डाउनवर्ड होती है, मतलब ये अपवर्ड फ्लेक्सिबल होती हैं, वो एक नहीं तो बात कर रहा डिटरमिनेट कैसे होती हैं, मैं वही पूछ रहा हूँ कि कैसे है, क्या पता, कैसे पता चलेगा कि ये वेजेस है? सर इसकी एक तो वो इनकी है सर वो उनका कॉन्ट्रैक्ट भी होता है अच्छा इसमें चलिए, मुझे इंडिया। ये बताएं कि केन्जियन इकोनॉमी में एग्रीगेट जी सप्लाई सर। कर्व की नॉर्मली शेप क्या होती है? सर केन्जियन इकोनॉमी में नॉर्मली एग्रीगेट सप्लाई कर्व पॉजिटिवली स्लोप्ड होता है।
क्यों होती है, वजह क्या है इसकी? सर इसके अंदर जो है वो मार्जिन कॉस्ट का होता है कि जैसे हम मतलब एग्रीगेट सप्लाई कर जो है वो सर इसमें ना नहीं नहीं, दो मुझे रीजन बताएं कि ये क्यों होता है, वजह क्या है इसकी? सर एक तो मार्जिन कॉस्ट इसकी रीजन होती है कि जैसे वो आउटपुट को प्रोड्यूस करेगा ना, मतलब फर्दर 1 ईयर से आगे मतलब सेकंड यूनिट प्रोड्यूस कर रहा होगा तो उसकी मार्जिन कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। उसकी वजह ये है कि सर मतलब वो फैक्टर मतलब फैक्टर प्रोडक्शन जो है वो परचेज कर रहा वो होगा तो ना, तो उसकी वो तो मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज उसमें क्लासिकल में भी हो रही होती है। सर क्लासिकल में इसकी क्या? एग्रीगेट सप्लाई वर्टिकल होता है। हाँ, तो उसका उसमें भी तो इंक्रीज हो रही है, तो उसका पॉजिटिव क्यों नहीं है? सर वहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट होती है, तो इधर यहाँ क्या पे होती हम है? लोग यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल नहीं होता सर। हाँ, तो यही तो सम टाइम पूछ रहा हूँ, यही यही रीजन होती है इसकी। क्या केन्स क्या कहता है कि हर वक्त इकोनॉमी में कुछ ना कुछ शॉर्ट रन की बात करता था, रिसोर्सेज अनयूटिलाइज्ड हैं, तो इस वजह से ये पॉजिटिव स्लोप है। ओके जी, थैंक यू जी सर। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास हैं आप मेरे बता दो कैसा शाइस्ता। हुआ। Overall, it was good. It was earthquake for us. It was very good. It was flood of education. It was a natural calamity. लेकिन बेस्ट था, अच्छा था, एक दो क्वेश्चन की कोई बात नहीं है। ठीक है, ओवरऑल इट वाज गुड। ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छा था। ठीक है जी। अर्थक्वेक इसलिए कह रहा था कि इकोनॉमिक्स इतनी सारी आ गई थी, तो क्या ना आरिफ साहब की ना स्क्रीन भी हिलना शुरू हो गई है। नहीं, पता क्या होता है, जब आपको आंसर नहीं आ रहा होता ना किसी को भी नहीं, इसने तो सारे आंसर ठीक दिए, एक दो आंसर ऐसे हैं। एक चीज मैं आपको वैसे अब जनरल बात करने लगा हूं, हमारे पास एक छोटा सा एरिया है, अगेन एंड अगेन एक क्वेश्चन को हम वो करके ना हम भी बोर हो रहे होते हैं, हम कॉम्प्लिकेटेड करने की कोशिश कर रहे होते हैं इंटरव्यू को। हमारे पास एरिया थोड़ा है। आरिफ साहब अगर वो डेप्थ में जा रहे होते हैं ना, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप लोगों का फाइनल इंटरव्यू नहीं ऐसा होने लगा। मैं आपको बताऊं, अभी मैं मैक्रो की आज लिस्ट बनवा रहा हूं, कल आपको 100 क्वेश्चन मैक्रो के मिल जाएंगे। मैं आपको गारंटी से कहता हूं, उसके अलावा क्या पूछेगा वो, यही 100 क्वेश्चन होंगे मेन मेन। इसी तरीके से डेवलपमेंट के क्वेश्चन होंगे, इसी तरीके से माइक्रो के क्वेश्चन होंगे। हमारे पास एरिया ही थोड़ा है, हम इसलिए डेप्थ में बातें पूछ रहे हैं। आप मंडे को देखना कि कैसे होता है आप लोगों का इंटरव्यू, मेजर मेजर चीजें होंगी, पूरी मैक्रो होगी हमारे पास। ठीक है ना, मैक्रो। और उस दिन मैं, ठीक है, कुछ इस तरह करेंगे, 50% नॉमिनेशन लेंगे, 50% हम अपनी मर्जी से लोगों को कहेंगे इंटरव्यू दें। ठीक है जी, तो ये सिचुएशन होगी इंशाल्लाह मंडे को। अभी इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं जी। और शाइस्ता का नाम नहीं आया मेरा ख्याल, शाइस्ता किस किस का नाम आया था अभी? जी अस्सलाम सो वालेकुम सर। अभी तीसरा इंटरव्यू शुरू होना है हमारा। हाँ ठीक है शाइस्ता जी, ठीक है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। चौथा इंटरव्यू है वालेकुम सर। अस्सलाम। शाइस्ता, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Sir, my name is Shasta Jubin. I am from Somalia. I have done my master's from PST College. Now, currently, I am doing job as a PhD in School Education Department. जी आरिफ साहब, आवाज आ रही है आपको? जी सर, आ रही है। जी सोबिया, सोबिया नहीं, शाइस्ता, जी आपको सर। आवाज आ रही? जी जी शाइस्ता, सर, आवाज अब आ आ रही? रही। जी सर, अब जी आ रही। शाइस्ता, आपने मास्टर कब किया? सर 2016 में। ठीक है, आपको बताऊं, मैं कमालिया का सुन के, वो जो लड़की सिलेक्ट हुई थी कमालिया का, मुझे याद आ गई कि जी 2012 सर। में उसने अपने किया था, वो लास्ट टाइम सिलेक्ट हुई है। उसने कोई सेशन नहीं लिया हमारा, सिर्फ नोट्स, यूट्यूब की वीडियोस, कुछ स्टैटिस्टिक्स मेरे से लिए, डाटा लिया था, और जी उसने इंटरव्यू सेशन ज्वाइन किया था फिर। तो जी इंशाल्लाह सर। कमालिया की दूसरी प्रोफेसर बनने जा रही हैं आप फिर। थैंक अच्छा यू जी, सर। तो ऐसे है कि लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। अब जो टाइम रहता है 3 मिनट, हम फिर दूसरे सेशन में आपका आधा इंटरव्यू करेंगे, जी तब जी तक मैं सर। करता हूँ, फिर आरिफ साहब करेंगे आपको वैल्यू। पहला क्वेश्चन आपसे जी ये है कि हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं देयर आर लीकेजेस, देयर आर इंजेक्शंस। ठीक है जी, ये क्या चीजें होती हैं? सर जी, लीकेजेस कहते हैं इसको सेविंग्स को, और इंजेक्शंस कहते हैं इन्वेस्टमेंट को, क्योंकि इन्वेस्टमेंट से हमारी जो आउटपुट इंक्रीज करती है, और जो हमारी इनकम भी है वो भी जनरेट हो रही होती है, और सेविंग्स लीकेजेस को कहते हैं। बस सिर्फ यही है, एक लीकेज और एक इंजेक्शन, कोई एक और बता देती,
दो सर लिख के नहीं बता देते। सर सेकंड लीकेजेस जो होते हैं वो हमारे टैक्सेस होते हैं, मतलब एस और टी, सेविंग्स और जो टैक्सेस होते हैं वो हमारे लीकेजेस होते हैं, और इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो होती है वो हमारे इंजेक्शंस में। चलें, सेकंड क्वेश्चन आपसे है कि केन्स की इकोनॉमी के अंदर वेजेस जो होती हैं वो रिजिड होती हैं, डाउनवर्ड। अब वो जो जी सर। रिजिड डाउनवर्ड होती है इसका मतलब होता है कि जी वो कम नहीं हो सकती हैं। अब इसकी ना 2-3 रीजंस हैं, रिचर्ड टी फ्रोइन और डिफरेंट बुक्स में दिए हुए हैं कि कॉजेज ऑफ वेज रिजिडिटी इन केन्सियन इकोनॉमी। कौन कौन से होते हैं जी वो वेजेस की रिजिडिटी के रीजंस? सर मनी इल्यूजन के उनको जो है वो जो लेबर होते हैं उनको वो सिर्फ नॉमिनल वेजेस को देख रहे होते हैं, वो अपनी रियल वेजेस को नहीं देख रहे होते कि रियल वेजेस में आ रहा है। तो जैसे ही जैसे गुड, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, एक पॉइंट आपने बता दिया, सेकंड पॉइंट एक और। सर सेकंड पॉइंट में ये होता है कि वो जो है मनी इल्यूजन का मतलब उनको होता है ना कि मनी इल्यूजन हो रही है, उनको पता नहीं होता कि क्या हो रहा है, क्या सिर्फ वो जस्ट नॉमिनल वेजेस को देखते हुए। सर मेरे माइंड में ये पॉइंट आ रहा है। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट जो है ना, इम्प्लिसिट कॉन्ट्रैक्ट है, एक्सप्लिसिट कॉन्ट्रैक्ट है, रोल ऑफ जी ट्रेड यूनियन है। ठीक है जी, चलें जी जी, जी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे मेरा ये है कि नेशनल इनकम जो है वो डिटरमिन होती है, मुख्तलिफ मेथड होते हैं, तकरीबन 15 मेथड दिए हुए मैक्रो इकोनॉमिक्स किताब में। आप कोई 2 मेथड बता दें। सर एक्सपेंडिचर मेथड और कंजप्शन मेथड, एक प्रोडक्ट मेथड भी होता है। ना 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 ना, वो नेशनल इनकम की मैयर करने के हैं। मैं कह रहा हूँ जी कौमी सर। आमदनी का तवाजन, नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम। सर जहाँ पर सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट इक्वल होते हैं। चलें ठीक है, एग्रीगेट एक और। डिमांड, सर एग्रीगेट एग्रीगेट सप्लाई, डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई ठीक जहाँ है। पे इक्वल हो आप जाते हैं। लीकेजेस इंजेक्शन मेथड कह लें, ये सेकंड ईयर की बुक में पहला टॉपिक ही यही होता है, नेशनल इनकम की डिटर्मिनेशन वाला। जी जी सर। चलो ठीक है। चलें ये बताएं आप मुझे कि जो हमारा एलएम कर्व है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो गया है, ठीक है, जी उसका जी उसका इंटरेस्ट रेट पे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा और जीडीपी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? सर जब हमारा एलएम जो है वो राइट पर शिफ्ट करेगा तो इंटरेस्ट रेट फॉल कर जाएगा और आउटपुट जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। और क्राउडिंग आउट कितना होगा, थोड़ा या ज्यादा? सर एलएम जब राइट पर शिफ्ट होगा तो क्राउडिंग आउट